हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है। बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ कल फर्स्ट लेक्चर का कुछ पार्ट रह गया था जिसमें मैंने ट्रायंगल की बात की थी, मगडेन ट्रायंगल एंड सभी की इंडस्ट्रीज की, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन सेकंड लेक्चर में मूव कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप सभी इसमें आ सकते हैं, सभी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो यहां से आज हमें मैग्नेट ट्रायंगल से पढ़ना है इसको। ट्रायंगल इसमें है, ये आपका कौन से पार्ट में आएगा मैं बता दूं आपको। जैसे आप चाइना में जाएंगे इस वाले पार्ट पर, तो यहां पर बीजिंग के पास वाला जो पार्ट है दैट इज मगडेन ट्रायंगल। वही आपका मगडेन ट्रायंगल है। यहाँ पर आपका बीजिंग, ये सारा एरिया जो यहाँ पर आता है, जहाँ पर गोबी डिजर्ट्स के इधर चले जाए, मंचूरियन जो आपका मंचूरियन प्लेन है उसके थोड़ा सा नीचे, या मंचूरियन प्लेन का भी पार्ट आ जाता है इसमें, तो वहां से लेके नीचे नॉर्थ चाइना के ऊपर वाले पार्ट में ही है। ठीक है, इसमें हमारा यहाँ से इसमें देखा जाता है। यहाँ पर एक प्रोविंस है जिसका नाम है, जो बड़ा बीजिंग के पास ही है एक प्रोविंस जिसका नाम है लियोनिंग प्रोविंस। ठीक है, ये प्रोविंस है, वहां का प्रांत है। इस प्रोविंस पर आप ये देखिए, ये प्रोविंस है, यहां पर रिजर्व है बहुत सारी चीजों का, जैसे आयरन का रिजर्व, आयरन रिजर्व नंबर 1। नंबर 2 इज रिजर्व आयरन। नंबर 2 बोरॉन, डायमंड। वैसे डायमंड सबसे ज्यादा अफ्रीका में है, बट यहां पर भी मिलता है बोरॉन। नंबर 3 डायमंड। और नंबर इसके बाद हमारा एक इसमें नेचुरल गैस और ऑयल का भी रिजर्व है यहाँ पर। तो गुड रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल भी निकलता है कुछ जगह पर नेचुरल, जैसे इंडिया में भी है कुछ जगह। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में तेल नहीं है, इंडिया में भी है, कोस्टल एरियाज पे ज्यादातर मिलता है। तो यहाँ पर भी एक कोस्टल एरिया का ही पार्ट है। यहाँ पर आपका सी है, पैसिफिक ओशियन, और इसी में है ईस्ट चाइना सी कहें, और नीचे आपका येलो सी कहें, तो दोनों आ जाएगा। तो डायमंड, अगर फिर इसके बाद अगर और रिसोर्सेज की बात करें कि और क्या रिजर्व्स है यहाँ, तो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, एंड नेचुरल गैस, एंड नेचुरल गैस, ये आपका यहाँ पर ये भी इसमें आ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक लाया हो ऑयल फील्ड है वहां पर, वो बड़ा फेमस है। और यहाँ पर एक गल्फ भी है, बो गल्फ, वो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। तो ये भी गल्फ भी यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ गल्फ का भी नाम ले सकते हैं और इसका भी नाम ले सकते हैं। तो एक ऑयल के लिए जो फील्ड फेमस है वो दैट इज ये ऑयल फील्ड के लिए फेमस है, oil field, famous for oil field. And number 2 is number 2 petroleum, famous for petroleum, that is Gulf of Bo, Gulf of Bo, that is famous for petroleum, दैट इज फेमस फॉर पेट्रोलियम। सो आप इस पॉइंट को भी यहां से ऐसे कर सकते हैं। इस चीज को समझना है, इस चीज को यहां से देखना है, तो हमें हर एक चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगा चाइना का। दूसरा, मैग्नेट ट्रायंगल में सबसे ऊपर जो मैंने बताया कि एक लियानिंग प्रोविंसेस है। लियानिंग प्रोविंस को हम और थोड़ा सा डीप में पढ़ने का ट्राई करेंगे। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, सम एरियाज आल्सो इंपॉर्टेंट सराउंडिंग दिस एरिया। तो यस, देयर इज आल्सो इंपॉर्टेंट लाइक सियानांग, आशान, फुसुन, ये सारे हैं, बिकॉज स्टील ट्रायंगल ऑफ चाइना इसको बोलते हैं यहाँ पर। तो इस पॉइंट को भी यहां से करेंगे। तो अब बेसिकली हमें इस पर चर्चा करनी है। ये इसी एरिया के आसपास है सारा का सारा। ठीक है,
यहां पर आप देखेंगे कि जैसे कि ये लियोनिंग है, लियोनिंग की बात करें तो ये मैंने बताया ना कि इस एरिया पर जैसे ऐसे जाता है, यहाँ बीजिंग है, यहाँ पर लियोनिंग है। लियोनिंग के साइड में ये सारे जो मैं नाम लूंगा उनके नाम, जैसे आसान, आसान, फुशुन, आसान है आपका लियोनी में, जैसे आप देखेंगे तो लियोनिंग के ऊपर जाइए, ऊपर थोड़ा सा, बीजिंग के बगल में लियोनिंग के ऊपर जाएंगे तो आसान मिलेगा, आसान के ऊपर फुसुन, फुसुन के ऊपर आपका सेनिया। तो यहाँ पर आपका जैसे ये है, इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको आसान, ठीक है, ओ सॉरी आसान या अनसान ऐसे है इसका नाम, अनसान एक ये जगह है, अनसान। दूसरा है फुसुन, इसके जस्ट ऊपर देखा जाए यहां पर, और इसके ऊपर है आपका जो आपका है सेनयांग, सेनयांग। ये एकदम लाइन से ऐसे बने हुए हैं। ये फेमस किस लिए, यहां पर एक ट्रायंगल बनाता है चाइना में, इन तीन जगह इनसे ट्रायंगल बनता है ऐसे। ये किस चीज का ट्रायंगल बना रहा है, स्टील इंडस्ट्री की, स्टील के लिए यहां पर ये ट्रायंगल है, स्टील के लिए ये ट्रायंगल है। और ये थोड़ा दूर है, मतलब है तो इसके ऊपर ऊपर, पहले ये है फिर से थोड़ा सा ऐसे खिसक के, फिर इधर खिसक के, तो अगर इनको जोड़ा जाए तो ट्रायंगल बनता है एक, तो वही ट्रायंगल यहां पर बात की गई इसकी। एंड देन इट इज ऑल्सो फेमस, स्टील ट्रायंगल ऑफ चाइना से बोलते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी फेमस है जगह, इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 1। नंबर 2 इज जैसे पेट्रोकेमिकल्स है, ऑटोमोबाइल है, एयरक्राफ्ट है, हैवी मशीनरी, वो भी सारी यहां बनती हैं। सो पेट्रोकेमिकल, पेट्रो केमिकल, नंबर 3 हैवी मशीनरी, नंबर 4 ऑटोमोबाइल, एंड नंबर 5 एयरक्राफ्ट्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑटोमोबाइल इतने चीज के लिए फेमस है यहाँ, और ये बड़ी अच्छी चीजें हैं यहाँ की जो फेमस है इस चीज को। और इसके साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है वो है डालियन। डालियन यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहां से हम लोग चर्चा करते हैं, ये यहीं पर पास में बना हुआ है यहाँ पर डालियन पोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट यहीं से होता है बाहर के लिए सारा सामान। इलेक्ट्रॉनिक है, जाहिर सी बात है बाहर जाएगा तो यहाँ से ये सारी चीजें बाहर जाने लगेंगे तो जाएंगे। अब आते हैं बोहाई इकोनॉमिक रिम। बोहाई जो इकोनॉमिक रिम है वो क्या है और कैसी है उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें बीजिंग, तियानजिन, इसकी आपके अगर यहां देखा जाए तो ये हमारी एक इकोनॉमिक रिम बनाती है, बोहाई जगह है, बोहाई इकोनॉमिक रिम की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ पर किस किस चीज की होती है। तो आपको यहाँ पर जैसे अगर हम इसके थोड़ा सा बीजिंग के नीचे वाले पार्ट में चले जाएं, मतलब जैसे ये है वाला मैंने बताया था, जो इसके नीचे वाले नॉर्थ चाइना, नॉर्थ चाइना, इसे ही बोलते हैं बोहाई, ठीक है, बोहाई इकोनॉमिक रिम। तो इस वाले एरिया पे ये पड़ता है। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर आपका बीजिंग, बीजिंग में है तियानजिन, तो बीजिंग के जस्ट नीचे, लेकिन बीजिंग के नीचे ही आता है ये, ठीक है। इसमें इस चीज को ध्यान रखना। बीजिंग है, बीजिंग के जस्ट नीचे तियानजिन है, इसी का पार्ट है, ये इसी का पार्ट है तियानजिन। अब तियानजिन जो है, तियानजिन हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी ऑफ चाइना की मानी जाती है, हाईएस्ट। यहां पर यहां बिजनेस बहुत होता है, हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी ऑफ चाइना, ये ऐसे।
इसके क्यों ऐसा है, क्यों ज्यादा कैपिटा है, क्यों यहाँ पर इकोनॉमी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी अच्छी है यहाँ की और एक पर कैपिटा जीडीपी अच्छी है, उसके पीछे लॉजिक है, रीजन है। एक मेटालर्जिकल एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए यहाँ पर बनती हैं, जो शिप बनती हैं, जहाज बनती हैं, और मेटालर्जिकल जो आपके जो भी इसमें बनने में आता है इस इंडस्ट्री में, उस सभी के लिए यहाँ पर यूज होता है। वेपन, वो चीजें बनती है, टूल्स बनते हैं, और खुद जहाज बनती है यहाँ पर। ये जल्दी नहीं लेती, जैसे हम लोग रसिया से ले रहे हैं, ये लोग नहीं लेते हैं, खुद का बनाते हैं मैक्सिमम, बहुत कम ही इधर उधर से लेते हैं। तो आप यहाँ से क्यों ऐसा कैपिटल क्यों ज्यादा है, पहला नंबर वन इज कि यहाँ पर क्या किस चीज का इंडस्ट्री है, यहाँ पर मेटालर्जिकल एंड सिर्फ बिल्डिंग इंडस्ट्री है यहाँ, बिल्डिंग इंडस्ट्री इज हियर, इंडस्ट्री। नंबर टू, हब ऑफ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, हब ऑफ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक and logistics. And number third one is textile, automobile and petrochemical. Textile, automobile, petrochemical. That's why this area is called this area, in this area the per capita GDP is very high. Okay, एंड बीजिंग शहर वैसे भी यहाँ का बहुत डेवलप्ड शहर है, तो इसको ये कह सकते हैं। इसके बाद यांगत्सी बेसिन रीजन की अगर बात करें, इसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पर इंडस्ट्री का पार्ट है। और साथ ही साथ इसमें वो भी बहुत ज्यादा है, अगर मैं इसमें कहूं एक चीज, तो इस चीज को, तो यहाँ पर सिचुआन बेसिन है, राइस बाउल ऑफ चाइना बोलते हैं, ये मैंने पहले बताया। यांगत्सी रिवर में हाईएस्ट नेविगेबल रिवर है इन चाइना में। अगर इसकी बात करें, यहाँ पर जो गॉज डैम है वो है वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर स्टेशन है यहाँ पर। तो इस चीजों को हम यहाँ से बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें यांगत्सी बेसिन रीजन की बात करें, रिवर, या सॉरी रिवर तो है ही है, रीजन नंबर वन इज यांगत्सी रिवर, सिचुआन बेसिन इसका फेमस है। सिचुआन बेसिन इज वेरी फेमस ऑफ चाइना, यांगत्सी बेसिन, एंड दिस इज कॉल्ड ऑल्सो द बाउल ऑफ राइस बाउल ऑफ चाइना। दिस इज कॉल्ड rice bowl of China. Okay. Number two, highest navigable river in China. Number two is there is highest navigable river in China. Yangtze River. We are discussing about Yangtze River. Okay. And number four, quality of this river. In this river, there are 3 dams. Constructed 3 dams. 3 dams, which are very large dams, which are very large. And also, you know, यहाँ पर world's largest power station is there also in this river. Largest power station, world's largest, not only Chinese largest, world's largest power station. It is located in China. Okay, Abhishek Patel, nice sir. Okay, thank you. Next point,
Next point is Yangtze River, Shanghai. We will study also. It is also located. Shanghai is near to located near to Yangtze Basin. Also you can say in the bank of Yangtze River. So Shanghai also famous for steel industry, shipbuilding, and largest port of China there is, and world's busiest container port. जो सबसे ज़्यादा बिजी पोर्ट हो, दैट इज ऑल्सो हियर. सो आप इसमें पॉइंट कर, फाइनेंशियल सेंटर ऑफ चाइना कहा जाता है इसको. तो ये है, यहाँ से फाइनेंस बहुत आता है क्योंकि सबसे बड़ा पोर्ट है, बिजी पोर्ट है, कंटेनर आना जाना, बहुत ज्यादा बिजनेस यहाँ से होता है. तो दैट्स व्हाई हम इसमें इस पॉइंट को कर सकते हैं. तो यहाँ पर देयर रीजन विच इज नियर टू यांगत्ze बेसिन नियर Shanghai. And Shanghai there is famous for steel and shipbuilding, largest port of China. This is also famous, and one point is also in Shanghai, this is a textile also is there. Textile, sorry. Okay, and this is also famous for, there is a largest port of China and also busiest. वर्ल्ड में अगर देखा जाए, वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है ये. वर्ल्ड्स बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट in China, and this place is also called financial center of China. Okay, this is main thing. Ojas Srivastava, good evening my dear. So this is, you know, this is also famous for financial center. There is the largest busiest container port, and textiles, shipbuildings, and this is famous for steel industries. So that is okay. And next point is in Yangtze region, that is Nanking. Nanking also the place near to Yangtze region. So Nanking region, Nanking is famous for steel, and Wuhan is famous for steel industry also, and Chengdu is famous for petroleum reserve, iron reserve, and petrochemical industries. So ये भी एक छोटे parts हैं, but you have to remember for examination if you are giving UP PCS exam or any state PCS exam. So there that civil service examination, in the civil service examination that kind of question can be asked like this कि किस type का कहाँ कौन सा place किस लिए famous है, but not in UPSC. But you have to know, we should know exactly कि क्या है, हमें जानना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको skip कर दे. But Nanking also, but is a not very famous place, but the region of Yangtze region. Yangtze region का एक part और है, कौन सा? That is Nanking. Nanking. This is famous for textile, and one place, and second place is there Wuhan, that is famous for steel. Wuhan, that is famous for steel. Okay, number 3 is Chengdu. ठीक है, Chengdu, that is famous for petroleum, petrochemical, and iron reserves also.
iron reserve also. Okay, and next. तो ये पॉइंट है ना मनदीप? मनदीप, गुड इवनिंग मनदीप। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, नैनकिन इसके लिए है, चेंडिंग इसके लिए है, तो ये हमारी चीजें इसके लिए फेमस है। अब इसके लिए जो आपका गुंझाओ है, मकाओ रीजन, गुंझाओ मकाओ रीजन की बात करें अगर, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप इसमें लास्ट जो पार्ट था उसका इंडस्ट्री का मैंने बताया था गुंझाओ में, ये कैसे फेमस है, किस लिए फेमस है, वो थोड़ा सा हम इसमें चीजों को देख लेंगे। गुंझाओ लोकेटेड ऑन द पर्ल रिवर। ओके, नंबर 1। अरे अरे क्लास, हाँ जी, गुआंझाओ। जो गुआंझाओ की बात करें, गुआंझाओ ये लोकेटेड है आपका पर्ल रिवर पर, लोकेटेड ऑन पर्ल रिवर, पर्ल रिवर। और ये फेमस अर्लीस्ट SEZ ऑफ चाइना कहा जाता है। ये इसे हम सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन पहले था ये, ठीक है, पहले, सबसे पहले। अब तो ये यहाँ पर फिशिंग के लिए अब यहाँ पर और भी लाइट इंडस्ट्री हो गई, फेमस फॉर फिनिश्ड गुड्स एंड लाइट इंडस्ट्रीज के लिए फेमस हो गया। बट अर्लीस्ट फेज में देखें और पहले फेज में देखा जाए तो बिकॉज दिस इज लोकेटेड ऑन द कोस्टल एरियाज पे, वहीं से रिवर जैसे कूदती है वहीं बिल्कुल पास में है, सो इसकी वजह से इसको अर्लीस्ट फेज में SEZ कहा जाता था। मतलब ये हमारा सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन इसे कहते थे, ठीक है। देन इसके बाद धीरे धीरे ये हमारा फेमस हो गया किस चीज के लिए? फिनिश्ड गुड, अच्छा सामान बनाने के लिए, फिनिशिंग आने के लिए, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। नंबर 2 लाइट इंडस्ट्रीज के लिए, यहां सारा सामान यहां से बन, लाइट इंडस्ट्रीज इसके लिए फेमस हो गया। And this is very close to Hong Kong and Macau. This is very close to Hong Kong. Hong Kong लोग जाते हैं ना बहुत, Hong Kong and Macau। तो हम इस पॉइंट को यहां से इसमें देख सकते हैं, इस चीज को यहां समझ सकते हैं। तो ये हमारा चाइना वाला पार्ट जो था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इसी में हमारे जो हम एशिया का पार्ट पढ़ रहे थे, देयर इज वन चैप्टर आल्सो, नेक्स्ट पॉइंट इज जापान इसमें है ना नेक्स्ट चैप्टर में। चाइना के बाद जापान, रसिया, तो जापान पढ़ेंगे, तो जापान को यहां से हम कवर करते हैं। जापान की अगर बात करें हम, तो जापान आप देखिए, जापान गए हैं कभी आप? नहीं? चलिए मैं आज लेके चलता हूं आपको जापान। तो इसमें जापान,
भूल से भी भूल नहीं होनी चाहिए। जापान करेंसी आ रहा, देख रहे हो। समझने का ट्राई करना है अच्छे से, तो और मजा आएगा इसमें। ठीक है, ओके। ये लो, जापान यहीं पर आ गए। अब यहां पर जापान में कुछ चीजें हम देखेंगे, जैसे ये क्या क्या है यहाँ की फेमस चीजें। बिल्डिंग विल्डिंग तो बहुत अच्छी है ही है, मैक्सिमम लकड़ी की बनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक इसलिए, और पूरा जापान जो है वो बेसिकली आपके आइलैंड्स पर बसा हुआ है। आइलैंड्स ही आइलैंड्स है, होकाइडो आइलैंड्स कहो या होन्सु आइलैंड्स कहो, या फिर आप शिकोकू आइलैंड्स कहो, या फिर आप क्वेशु आइलैंड कहो, या रिको आइलैंड कहो, सारे आइलैंड्स ही हैं यहाँ पर और कुछ नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जो जापान है ये पूरी तरीके से आइलैंड है। आइलैंड्स ऑफ जापान हम पढ़ लें अगर, सबसे पहले जापान पढ़ने के लिए हम क्या करें, आइलैंड्स ऑफ जापान। होकाइडो नंबर 1, होकाइडो नंबर 2 होन्सु। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम वो भी पढ़ेंगे स्टेट्स। ठीक है, और नंबर 3 आपका शिकोकू। शिकोकू के अपोजिट में इस साइड, ये थोड़ा सा नीचे दब रहा है, इस साइड यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वैसे इसको बोलते हैं क्यूसू। क्यूसू। और इसके सब, इससे भी नीचे, सबसे नीचे है ryukyu, नाम है उसका। शिकोकू के नीचे इसी साइड में, चाहे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएगा, ryukyu ये आइलैंड इसके भी नीचे है। ये ऐसे आइलैंड्स है, तो इसलिए आइलैंड्स ऑफ जापान इसे हम यहां से कह सकते हैं। इस पॉइंट को समझना है आपको। आप आते हैं फिर, चले दीक्षा द्विवेदी, नाइस सर, ओके। तो हम इसमें इस चीज को देखते हैं। इसके बाद जापान के आइलैंड्स के बाद जापान की क्वालिटीज, जापान की चीजें, ये सारी चीजें हमें देखना है, समझना है, और इसको और भी सही से फिजिकल जो जियोग्राफी है यहाँ की उसको समझ ले। फिजिकल फीचर्स ऑफ जापान क्या है यहाँ का, तो उस चीज को थोड़ा सा देखेंगे हम। ठीक है, तो फिजिकल जियोग्राफी ऑफ जापान। आ जाओ, हरा भरा मिलेगा, तो हरा भरा वैसे मैंने कर रखा है, तो हरा भरा फिजिकल जियोग्राफी में ये हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। बट यहाँ के स्टेट्स, अब अगर आप मैप लेके बैठे हो तो स्टेट्स समझ आए, क्योंकि इसमें स्टेट्स है नहीं, मैं लिखवाऊंगा, अगर आपको नहीं है आपके पास तो आपको समझ नहीं आना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर आप यहां से देखिए, कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, एक कोरिया से इसमें जुड़ रहा है। यहां पर 2 स्टेट्स काम करती हैं, एक कोरिया स्टेट है, एक वेस्टर्न चैनल भी कह सकते हैं इसको, ये ठीक है। ये कोरिया स्टेट यहां पर वैसे आती है, कोरिया स्ट्रेट। मैं अभी ऐसे में आपको थोड़ा सा बताने के लिए कर दे रहा हूं, कोरिया स्ट्रेट। और इसे हमें वेस्टर्न चैनल भी इसे नाम दिया गया है, वैसे वेस्टर्न चैनल। ठीक है, ये यहां पर ये है, इसके ऊपर यहां पर भी है, और यहां पर भी एक स्टेट है, और रसिया से जुड़ता है, यहां पर भी एक स्टेट है, रसिया से जुड़ता है। उस स्टेट का नाम है ला पेरुसो स्टेट।
क्या नाम है? ला पेरोस स्ट्रेट। स्ट्रेट, ये हमारे बच्चे जो होंगे उसमें से उन्होंने कुछ पढ़ रखा है, जैसे एक सिद्धांत है, सौर्य है, इनको मालूम होगा अगर पढ़ रहे हैं तो। ले पेरिस स्ट्रेट, एंड यहां पर जो है इस स्ट्रेट को क्या कहते हैं? आप मैप अगर देख रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रमीज राज कमल। ओके, तुम यार आते हो ना जब अस्सलाम वालेकुम करते हो तो मुझे याद दिला देते हो मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में। मैं बड़ा इससे कनेक्टेड हूं, इससे तुम्हारे इससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूं। तुम सीधा दिल पे वार करते हो, दिल पे मेरे। ठीक है, चलो यहां पर है सुगारू स्ट्रेट। अगर नहीं समझ में आया तो यहां पर आप लिख सकते हैं सुगारू स्ट्रेट। ठीक है, तो ये फिजिकल है जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ये स्टेट से जहां जहां से जापान जो है दूसरी कंट्रीज के साथ जुड़ता है। अब जियोलॉजी ऑफ जापान अगर देख लें तो थोड़ा सा यहां पर जापान में जो जंक्शन है ये 3 प्लेट्स का जंक्शन है। जो जापान बना हुआ है 3 प्लेट्स से बना हुआ है। अगर जियोलॉजी देखे कैसे बना होगा जापान, कैसे आया होगा इस चीज को लेकर। अच्छा, थैंक यू भी कह रहा है। ओके, हाँ, इसको कह रहा होगा कि ठीक है मैंने याद तो दिला दी, लेकिन वो याद बड़ी दुखदाई है ना। चलो, यहां पर 3 है बेटा, जापान की 3 प्लेट्स हैं। एक प्लेट इधर है और एक प्लेट आपकी इधर है ऐसे, और एक प्लेट इधर है। 3 प्लेट से मिलकर बना है ये आपका जापान बना हुआ है, जिसमें से आपके इन तीनों के कोलिजन होता है। तीनों के कोलिजन से फिर ये आपका ये बन के आता है कि हाँ कैसे। एक तो है आपका फिलीपींस, एक है पैसिफिक, एक है यूरेशियन। 3 प्लेटें हैं इसमें। ठीक है, या ये वाली जो है ये पैसिफिक प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट यही है पैसिफिक प्लेट। ये ऐसे करके पैसिफिक प्लेट। नंबर 2 फिलीपाइन, नंबर 3 यूरेशियन प्लेट। इन तीनों प्लेटों का जब कोलिजन हुआ, जब टकराई, इसीलिए इसे जंक्शन बोलते हैं। फिर जापान एट द जंक्शन ऑफ 3 प्लेट। ये क्या है? 3 प्लेट का जंक्शन है जापान, जंक्शन ऑफ 3 प्लेट। इन तीनों का कोलिजन हुआ। सारी ओशियन प्लेट्स हैं बेसिकली। ओशियन कोलिजन वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, आपको मालूम है ना। तो जब ओशियन प्लेट ये भी है और ओशियन में आइलैंड ये भी बना हुआ, आइलैंड टाइप का ही बना हुआ, जब ओशियन प्लेट से टकराया ओशियन प्लेट, तो यहाँ वोल्केनिक माउंटेन, आपको मालूम है मैंने बताया था, ओशियन टकराए तो आइलैंड्स बनते हैं। ओशियन कॉन्टिनेंट टकराए तो वोल्केनो यहां भी आएगा, वोल्केनो से आइलैंड बन रहा है, और यहां वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं। कौन से? वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। अगर कॉन्टिनेंट टकराए तो कॉन्टिनेंट में कुछ वोल्केनो आता ही नहीं, कि न्यूअर सबडक्शन, यहां सबडक्शन ही नहीं होता, प्लेट एक दूसरे के ऊपर नहीं आती है, सबडक्शन नहीं होगा तो यहां पर वोल्केनो नहीं आएगा। यहां अर्थक्वेक ज्यादा आता है, और यहां पर वोल्केनो आएगा, अर्थक्वेक भी आएगा, यहां पर वोल्केनो आएगा, यहां पर भी अर्थक्वेक आएगा, और ये दोनों चीजें यहां पर हैं, और साथ ही साथ कॉन्टिनेंट भी है। तो सभी को मिला लिया जाए तो ये जाके ऐसे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ द सुनामीज। सुनामी क्या है? वैसे सुनामी इज द अर्थक्वेक। बेसिकली मरीन अर्थक्वेक इज कॉल्ड सुनामी। सुनामी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट ये यहां पर हुआ, वोल्केनिक माउंटेन बनने लगी, जापान बन गया इनमें टकराने से। अब जब ये होगा तो इनमें सभी में अर्थक्वेक आ रहा है, तो अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा। अब अर्थक्वेक आएगा, और अर्थक्वेक कैसा होगा? पावरफुल होगा। अगर अर्थक्वेक में लैंड है तो ठीक है, अगर यहां पर वाटर है तो हो गया मरीन अर्थक्वेक। क्या हो गया? मरीन अर्थक्वेक। दैट इज मरीन अर्थक्वेक इज कॉल्ड सुनामी। सुनामी वर्ड ऑल्सो गिवन बाय जापान।
ये भी जापान के द्वारा ही दिया गया। अब यहाँ पर इसलिए यहाँ सुनामी बहुत आती है, अर्थक्वेक बहुत आते हैं और घर गिरते चले जाते हैं। तो ये हम इस पॉइंट को यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ से देखेंगे। इसके बाद आपको फिजिकल जियोग्राफी ऑफ जापान की अगर बात कर ले हम थोड़ा सा कि कैसे कैसे यहाँ की फिजिकल जियोग्राफी है, तो इस चीज को भी, और फिर इसके बाद एक एक उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? कि एक एक इस आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिजिकल जियोग्राफी ऑफ जापान। फिजिकल जियोग्राफी ऑफ 80% ऑफ जापान रग्ड टोपोग्राफी है। यहां पर 80% जापान का कैसा है? रग्ड टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी, रग्ड टोपोग्राफी है। और यहां मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन लिव ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। जो इसका ईस्टर्न कोस्ट है ना, ये वाला पार्ट, मैक्सिमम लोग इस वाले कोस्ट पे ज्यादा रहते हैं। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इस वाले कोस्ट पे ज्यादा है, ईस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे। और इसके बाद यहां पर रिवर जो है, छोटी छोटी चीजों की अगर बात करें, फिर हम इसमें आगे बढ़े तो यहां पर आपको कि यहां पर क्या कोई ऐसे रिवर यहां पर स्मॉल है, छोटी छोटी रिवर्स निकले, क्योंकि इतना बड़ी जगह है ही नहीं कि बड़ी रिवर लंबी निकल जाए। तो रिवर यहां से निकलेंगे तो कैसी भी निकलेंगे? स्मॉल रिवर निकलेंगे। कैसी? स्मॉल रिवर्स होंगी यहां पर, स्मॉल रिवर्स। एंड साथ ही साथ स्विफ्ट रन ऑफ करेगा। नो लार्ज रिवर सिस्टम इन द जापान। कोई ऐसा लार्ज रिवर सिस्टम नहीं है यहां पर जापान में, बिकॉज ऑफ ये आइलैंड पे बसा हुआ। तो वहां पर पानी रिवर ही बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेक्स हो सकती है छोटी छोटी, बाकी नहीं। अब आते हैं यहां पर क्लाइमेट ऑफ जापान की बात कर ले, कैसे कैसे रहेगा। तो क्लाइमेट सबसे पहले चलते हैं होकाइडो, ये वाले इसमें होकाइडो पर। होकाइडो की क्या परिभाषा, होकाइडो क्या है, कैसे है, इसके बारे में यहां से जानेंगे, ठीक है। आप लोग आते हो जाते हो, है ना, रुके रहा करो, तब समझ में आएगा चीजें, है ना। अगर नहीं रुकोगे तो कैसे चलेगा। अब इसमें होकाइडो की बात करें, लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट होकाइडो मिलता है। जो इस जगह पर है, जो क्लाइमेट की अगर बात करें, क्लाइमेट ऑफ जापान, वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लाइमेट ऑफ जापान, ओके। एंड दिस क्लाइमेट ऑफ जापान, नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट होकाइडो। होकाइडो किसमें आता है? लॉरेशियन टाइप। देयर इज अ लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट, लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट है यहां पर, लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट। कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन में आता है। किस पार्ट में आता है? अगर सारी चीजें आप क्लाइमेटिक रीजन का लगा लेना, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन इसके अंदर आता है, इसी के अंदर लॉरेशियन था आपका। इसके जो रेस्ट जापान है, इसके अलावा जो रेस्ट जापान है, नीचे का जो पार्ट है, वो आपका आता है जापान टेम्परेट मानसून, चाइना टाइप में, वार्म टेम्परेट इसमें। तो इसके बाद वाला जितना है वो आता है आपका चाइना टाइप क्लाइमेट में, चाइना टाइप क्लाइमेट। अगर हम इसको भी ऐसे करें तो आप लिख सकते हैं वार्म टेम्परेचर ईस्टर्न मार्जिन। ईस्टर्न उसमें भी है, बस वो वार्म है, ये कूल था, ठीक है। बस इतना फर्क है इसका। तो ये चीज हमें यहां से देखने को इसमें देख सकते हैं, मिल सकता। क्लाइमेट ऑफ जापान में रेनफॉल अगर देखे जाए, साउथ ईस्ट मानसून यहां समर पे लाता है, साउथ ईस्ट मानसून आएगा और यहां पर बारिश लेकर आ जाएगा। साउथ ईस्ट मानसून जो इधर से आएगा ना आपका इक्वेटर, क्योंकि देखो इक्वेटर किधर है, इसके इस साइड है, नीचे साइड। तो जो इधर से आएगा हमारा मानसून, वही तो यहाँ बारिश करा पाएगा, क्योंकि ऊपर तो ठंडा है, रशिया से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा? रेनफॉल क्या है? फ्रॉम द साउथ ईस्ट मानसून, जैसे समर में आता है, समर के टाइम पर, इन द समर साउथ ईस्ट मानसून, ये आपका मानसून जो है, ये आपका क्या लेके आता है? रेनफॉल लेके आता है। रेनफॉल, ये रेनफॉल लेके आएगा। एंड देन आप इसमें ये भी देखेंगे कि रेनफॉल के साथ साथ आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं हो बेसिकली, है ना, थोड़ा थोड़ा पूछना चाहिए आपको। आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो, फिर इसके बाद पता नहीं समझ आता है कि नहीं आता है। और विंटर सीजन में ये साउथ ईस्ट इसमें आ गया, विंटर सीजन में नॉर्थ वेस्ट लेके आता है, ये वाला पार्ट ऐसे।
इसमें ड्राई विंड चलती हैं जो साइबेरिया से आती, ठंडी हवाएं, इधर से हवाएं चले सनन सनन, साइबेरियन विंड्स। सारे गाने तो जियोग्राफी पे ही बने हैं, सारी फिल्में जियोग्राफी, हर चीज तारीफ करो लड़की की तो भी इसमें जियोग्राफी तो है ही है, पूरे में जियोग्राफी है। और आप उसे लिए प्यार समझ बैठे हो, प्यार तो है ही नहीं उसमें, सिर्फ जियोग्राफी है, जियोग्राफी की चर्चा हो रही है। लड़कियां बेवकूफ होती हैं, उसे समझ लेती हैं कि प्यार की तारीफ कर रहा है, तुम्हारी तो कर ही नहीं रहा हो। कभी तुलना कर रहा है आपके किससे, समुद्र से, कभी काली घटाओं से, कभी कुछ ठंडी हवाओं से। तो वही चीज है, नॉर्थ वेस्ट मानसून जब यहां से लाएगा ड्राई विंड लाएगा, ड्राई विंड यहां से आएगी साइबेरिया से, साइबेरिया से ड्राई विंड आ जाएंगी और फिर ये क्या करेगा, मॉइस्ट उठाएगा। जब वहां से तो ठंडी आएंगी, लेकिन यहां पर क्या है, सी ऑफ जापान, या फिर इसको हम सी ऑफ जापान भी कह सकते हैं, या फिर इसे कहें ईस्ट चाइना सी। ये क्या है, ईस्ट चाइना सी। यहां से अगर देखें तो ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी में जब ये यहां से होते हुए आएगा तो ये मॉइस्चर उठा लेगा। यहां पानी भरा हुआ है तो यहां मॉइस्चर आ जाएगा, मॉइस्चर आएगा तो थोड़ा बारिश यहां भी करा देगा, ठीक है, ये भी इसमें आ जाएगा। और मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है इसमें। अब एग्रीकल्चर इन जापान में एग्रीकल्चर कैसे होता है, अब ये समझने वाली बात है। इसमें इंडोर एग्रीकल्चर भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ का एग्रीकल्चर का फंडा अलग होता है। यहाँ पर लाइटें जलाकर प्रकाश से वहां पर चावल उगाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बड़ा फंडा वो है, टेक्निकल है, वहां पर हर चीज टेक्निक से होती है। तो यहाँ ओनली 20% ऑफ द लैंड ऑफ जापान सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, केवल 20% है ऐसी जो कि सुटेबल है कि एग्रीकल्चर किया। अब 20% में कितने लोग कर पाएंगे, तो वहां पर कैसे होगा, वेट पैडी करते हैं, ट्रेस पैडी करते हैं, वीट, बरले, सोयाबीन, ये सारी पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टोमेटो जो भी है सारा करते हैं। बट क्या इतने में पूरे जापान का पेट भर सकता है, नहीं, तो इसलिए यहाँ इंडोर सिस्टम भी है। तो अब हम एग्रीकल्चर की बेसिकली बात करेंगे और उसको देखेंगे भी, ठीक है। इसको ध्यान देना, एग्रीकल्चर इन जापान। अब एग्रीकल्चर जापान में अगर देखा जाए तो इसमें जापान में अगर मैं आपको देखो, चित्र तो आप देख ही चुके हो, पिक्चर इसकी, इस पूरे में ओनली 20% है जहां पर एग्रीकल्चर हो सकता है। तो 20% लैंड ऑफ जापान is good for agriculture, suitable for agriculture। और यहां पर कैसे होती है, वेट पैडी, यानी जब धान की खेती होती है वो, इसके बाद ट्रेस्ड पैडी, ठीक है, एक तो खोसने वाली है, दूसरी आपको वैसे डाल दिया गया, ऑटोमेटिक उससे निकलते रहते हैं बीज, धान डाल दिया गया जो आपकी यहां से, तो उसे बोल सकते हैं टेरेस्ड पैडी, सॉरी टेरेस्ड है। तो टेरेस्ड इसलिए कि टेरेस्ड पैडी थोड़ा ऊपर ऊंचाई पर भी, इसमें टेरेस टाइप के, उसके ऊपर मिट्टी डाल के वहां पानी पे भी लगाया जाता है, टेरेस पैडी ये। और साथ ही साथ यहाँ वीट, ऐसा नहीं कि वीट नहीं होती, बट यहाँ पर वीट होती है, और इस पैडी को हम घर पे भी लगाते हैं, इंडोर सिस्टम पे भी लगाते हैं। वीट है, बरले है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सोयाबीन, नंबर 4 इज स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। वीरेंद्र कुमार, ओके वीरेंद्र, तो ये इसके लिए फेमस है। इंडोर फार्मिंग इन चाइना, इंडोर फार्मिंग अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, लैंड पे होता ही नहीं, इसको कहा जाता है बेसिकली हाइड्रो ओपेनिकली,
हाइड्रोओपेनिकली बोलते हैं इसको, मेथड बोलते हैं हाइड्रोओपेनिकली मेथड, जिसमें क्या होता है इसमें सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसका पिक्चर दिखाता हूं आपको, तब समझ आएगा। देख रहे हो, यहां पर लाइट जला दी जाती है और पानी भर दिया जाता है, और ये इनमें इसकी सन रेज दी जाती है इसी से, लाइट से। डाउनलोड नहीं हो रही तो ये आपका, ये आप जो देख रहे हो ना, ये है इंडोर फार्मिंग सिस्टम इन जापान। क्योंकि लैंड कम है, अब खेती तो खाना तो बंद नहीं होगा ना इसमें, तो उस चीज को लेकर इंडोर फार्मिंग इन जापान। अब यही है इंडोर फार्मिंग ऑफ जापान की। अगर बात करें तो यहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट है, यहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट तैयार किया जाता है, मेंटेन किया जाता है वैसा ही जैसे बाहर आता है। तो सबसे नंबर 1 इसमें क्या करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, और इसमें एक अलमीरा टाइप की ऐसे लाइन से लगा देते। जैसे आप कहीं भी उसमें गए हो आप सुपरमार्केट में, तो वहां पर ऐसे आपको नजर आएंगी सब्जियां रखी हुई। तो यहाँ पर क्या है कि लाइटनिंग लगाई, ये सारी किया। तो यहाँ ह्यूमिड बहुत जरूरी है, अंदर ह्यूमिडिटी लाना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी लाते हैं, इसके मेंटेन करते हैं इनसाइड, अंदर साइड। मेंटेन करने के बाद इसमें क्या होता है, इंस्टीड ऑफ सॉइल द प्लांट्स आर राइज्ड। अब यहां पर इसको जो थ्योरी है, इस थ्योरी का मेथड का नाम है, जिसका नाम है हाइड्रोओपेनिकली मेथड, यानी पानी से, हाइड्रो मीन्स पानी से तैयार होने वाली फसलें, ओपेनिकली मेथड, दैट इज कॉल्ड। तो यहां पर ये आता है, ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं, यहां पर न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर, ड्रिप फीड डाला जाता है, और ये धीरे धीरे इसमें ऑब्जर्व करती हैं थ्रू द रिसाइकल्ड वाटर के थ्रू। वाटर क्योंकि बार बार डाला जाता है, निकाला जाता है, फिर डाला जाता है, तो इससे हमारे जो इसको चाहिए पानी से जो न्यूट्रिशन चाहिए वो इसको मिल जाता है, और इसको मेजर किया जाता है, कंट्रोल मैनर पे रखा जाता है, हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कुछ ऐसा गड़बड़ ना होने पाए यहाँ पर। तो इस चीज को भी बड़ा ध्यान रखते हैं। इसके बाद आपका इंडोर फार्मिंग में ये लाइटिंग कैसे आती है यहाँ पर, तो लाइटनिंग आप देख रहे होंगे कि यहाँ एलईडी लगी हुई है। तो इसमें सबसे एलईडी फिक्सर किया जाता है, सेटिंग की जाती है, इसको अटॉप प्रोग्राम्ड की जाती है, ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल होती है, जिससे कि क्या होगा कि ऐसे जले कि जैसे सूर्य सन है, सन रेज आती है सुबह मॉर्निंग में या शाम को चली जाती हैं, सेम उसी टाइप से यहाँ लाइटनिंग हो रही है। पहले आएगी, फिर उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ी देर रहेगी, जिससे कि यहाँ पर जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। इन्हें फोटोसिंथेसिस, क्योंकि किसी भी प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो खाना ही नहीं बना पाएगा, फूड ही नहीं हो पाएगा, और जब खाने बाद न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो ये लाइटनिंग से फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसका साइकिल ऐसा होता है लाइक अ सन, ऐसे लाइटनिंग इसकी होती है। और इसको यहाँ पर ड्यूरिंग द डे एंड ब्रीथिंग एट नाइट, ऐसा इसको रखा जाता है। फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, ब्रीथिंग इसकी नाइट में, और इसमें हाई प्रोडक्टिविटी उठाई जाती है और बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर सब कुछ बहुत बेटर होता है। तो यहाँ सारी चीजें हैं,
ठीक है। वैसे भी सॉइल की नीड नहीं, सॉइल की नीड क्यों होती है? क्योंकि सॉइल में कुछ मिनरल्स होते हैं और सॉइल पकड़ के रखता है प्लांट को। अगर हम ऐसे भी प्लांट उगाएं, सारा जो सॉइल में जो मिनरल्स हैं वो डाल दिए जाएं, तो बिना सॉइल के भी वो पैदा हो जाएगा, प्लांट वैसे ही लग जाएगा। ये होता है इसका फंडा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इसके बाद इसमें देखें कि कैसे प्रोडक्टिविटी के बाद इंडोर सिस्टम में, यहाँ इंडोर सिस्टम तो हो ही गया, अब इसके बाद ऐसा फिशरीज, क्योंकि आसपास है तो मछलियां तो खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि चारों जगह समुद्र है। तो फिशरीज इन जापान, जापान में इसमें काफी मुद्दा हुआ, काफी बवाल हुआ, लड़ाइयाँ हुई इसमें बहुत लेके, पूरे इंटरनेशनली ये इश्यूज बन गया था, क्योंकि ये व्हेल मछली को पकड़ लेते थे और उसको भी खाते रहते थे, जिससे कि ये था कि कहीं ऐसा ना हो धीरे धीरे क्या हो जाए, ये खत्म हो जाएंगी, ये इंडेंजर्ड में आ जाएंगी, तो हमें बचाना बहुत जरूरी है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशरीज सेक्टर इन द वर्ल्ड यहाँ पर माना जाता है। तो फिशरीज सेक्टर की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके फिशिंग सिस्टम नंबर 1 है वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड ही उसी पे है मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं फिशिंग बहुत होती है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशरी सेक्टर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलने वालों में से एक कंट्री ये भी है। सबसे ज्यादा जहाँ फिशिंग होती है, जहाँ मछलियां मारी जाती हैं, पकड़ी जाती हैं, और डीप सी फिशिंग होती है। इसमें एक्वाकल्चर होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, मॉडर्न हैचिंग टेक्निक अपनाई जाती है, बहुत सारी टेक्निक है इसमें। तो मॉडर्न हैचिंग टेक्निक, देयर इज मॉडर्न हैचिंग टेक्निक, हैचिंग टेक्निक है, डीप सी फिशिंग है, एक्वाकल्चर, आर्टिफिशियल, ये सारी चीजें आपको मालूम है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर टेक्निक अपनाई जाती है, जिससे कहा जाए रीजन क्या है, फ्लोरिशिंग फिशरी सेक्टर इन जापान। जापान में इसे फ्लोरिश किया जा रहा है। एक तो पहला मीटिंग ऑफ कोल्ड, ये क्यों है ऐसा, यहाँ पर कोल्ड करंट, वार्म करंट बहुत ज्यादा मीटिंग होती है। और जहां मैंने शुरू में बताया था, जहां पर कोल्ड करंट और वार्म करंट मिल रही होंगी, वहां पर मछलियां बहुत होती हैं, वो फिशिंग ग्राउंड माना जाता है, मछलियों का प्रोडक्शन हाई हो जाता है। सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर आपका ओयासियो करंट और वार्म करंट है, और खुरासियो करंट, आपके दो करंट यहाँ पर मिलती हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे कोस्ट लाइन्स, यहाँ पर बहुत सारे करंट्स मिलती हैं, इसकी वजह से यहाँ फिशिंग। तो ये फिशिंग के लिए कौन कौन सी दो करंट्स हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो जिससे कह सकते हैं कि यहाँ पर मछलियों का उत्पादन ज्यादा है? तो दो करंट है, ओयासियो जो दैट इज कोल्ड करंट, ओयासियो, and number 2 is warm current, that is called warm current, जो है उसे कहते हैं हम कुरासियो। ये दोनों मिलती हैं, जिससे ये मछलियां पैदा होती हैं, ये मछलियां तैयार होती हैं। इसमें कोस्ट लाइन, सैलो कॉन्टिनेंटल सेल्फ, टेम्परेट वाटर, यहाँ पर है गर्म वाटर है नीचे साइड, तो टेम्परेट वाटर भी है यहाँ पर आप सैलो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ का मतलब इस जगह पर कि इससे जुड़ा हुआ है और कुछ एरिया में पानी, बस जहां तक हम पैदल जा सकते हैं, कुछ दूर तक ला सकते हैं, ज्यादा गहराई नहीं है उसमें। तो सेल्फ है। सेल्फ क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसमें भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सेल्फ है क्या चीज? वैसे
ये अगर ये ओशियन है, ये यहाँ से लैंड है, यहाँ से पानी आ रहा है, अगर ये इसमें भरा हुआ दैट इज सेल्फ, ये होता है स्लोप कॉन्टिनेंटल, और ये होता है कॉन्टिनेंटल राइज यहां से। तो हम इस चीज को भी यहां से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो पॉइंट है टेम्परेट रीजन है। वेलिंग इन जापान में अगर वेल मछली की बात करें और इसको समझने का ट्राई करें कि वह जापान में कैसे है और क्यों इसमें ज़्यादा इतनी ज़्यादा वेल मछली है। वेल इसमें अब चीफ हो गया है, पहले चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन का माना जाता था, सबसे सस्ता इसमें प्रोटीन मिल जाता है, और एक मछली ले आए तो उन्होंने कितने लोग खा लेंगे, कई दिन खाते थे। तो इसका मीट वहाँ पर फेस्टिवल्स में, स्पेशल फूड एट फेस्टिवल पे बनता था, और सस्ता प्रोटीन था ये सबसे ज़्यादा, तो इससे लोग लाते थे और वहाँ खाते थे। तो ये कहीं ना कहीं फिर इसके लिए, तो आप इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम ये कहें कि यहाँ पर वेल मछली का, तो वेलिंग इन जापान देयर इज अ होल वेल इज अ चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन इन जापान, एंड देन यू कैन से कि इन द फेस्टिवल्स दे यूज द मीट स्पेशल एज अ स्पेशल फूड, उसको यूज करते थे। वेल मीट को, वेल बोन्स को रबर एंड ऑयल के ब्लबर एंड ऑयल इसका निकालते थे, ब्लबर निकालते थे, बोन्स निकालते थे, और साथ साथ मीट भी खाते थे। तो आफ्टर WWII यहां पर थोड़ा सा देख ले, WWII जो है, इसके डिस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर ये हुआ कि नहीं यार, कंजम्पशन ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको रोकना चाहिए। तो फिर इन्होंने इसको रोकना शुरू किया, और रोक कर फिर इसको यहाँ पर बैन लगाया गया कि भाई इतना नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा इससे नुकसान नहीं है, एक मछली पकड़ते हैं कई दिन चलती है। तो इंटरनेशनली जो व्हेलिंग कमीशन है, ग्लोबल मोरेटोरियम ऑन कमर्शियल हंटिंग इन 1986 रूल है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जापानीज व्हेलिंग प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल, इन्होंने बनाया कि भाई हम इसके तहत अब कम कर देंगे, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशंस ग्लोबल इसलिए WWI वर्ल्ड व्हेल मछली का वो बनता है इंटरनेशनल जो हमारा कमर्शियल। तो यहाँ पर भी है ग्लोबल मोरेटोरियम हंटर एक्ट 1986, हंटिंग इन 1986 कमर्शियल के लिए। ये कमर्शियल यूज नहीं होगा भाई, खा लिया तो खा लिया, कमर्शियल तो नहीं करो, विदेशों में तो नहीं भेजो। तो ये शुरू हो गया 1986 में। जब ये शुरू हो गया, फिर इसके बाद जापानीज व्हेलिंग प्रोग्राम आया जिसको नाम बोला गया जारपा सेकंड आ गया इसमें, जारपा आया। जारपा के बाद इसमें भी आया कि 2005 में फिर से आ गया कि सदर्न ओशन में अंटार्कटिक में कि 2005 में इसमें भी एक साइंटिफिक रिसर्च किया गया, और इसमें बोला गया कि जापान जो हंटिंग कर रहा है व्हेल की, कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है और पूरे इसको ओशन को खराब कर रहा है। तो 2005 में इसको भी रोकने की बात कही गई यहाँ से, ठीक है। इंटरनेशनल अपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल अपोजिशन में बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो नाराज हुई, और ICJ गया, इंटरनेशनल जो जुडिशरी सिस्टम है वहां पर भी गया कोर्ट, तो वहां पर भी गए, वहां पर क्लेम किया गया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने क्लेम किया, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये मान नहीं रहा, अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा, तो ऑस्ट्रेलिया क्लेम्ड ICJ जो इंटरनेशनल आपका कोर्ट है, उसमें जाकर इन्होंने 2010 में इन्होंने क्लेम किया कि भाई ये मान नहीं रहे, और ये लगातार जापानीज जो है व्हेलिंग प्रोग्राम इज नॉट साइंटिफिक, इनका जो प्रोग्राम अपना चलाया है वो साइंटिफिक नहीं है, उसमें अपने आप को बचाकर और खाते जा रहे हैं वैसे का वैसा, और इन्होंने कहा कि नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी रॉन्ग है, इसे ठीक करना चाहिए, और इन्होंने फाइल किया केस एक वहां पर। जब इसने जापान में, फिर ऑस्ट्रेलिया ने जब कहा कि ऐसा है, जापान अभी पकड़ रहा है मोर देन 3000 व्हेल्स सिंस 2005 से, अभी तक इससे ज्यादा पकड़ी जा चुकी, बट साइंटिफिक आउटपुट वाज लिमिटेड, बहुत ही कम है, बट इसको ठीक करना जरूरी है।
जब ऐसी बात आई तो बोले कि ठीक है, इस पे बात करते हैं। फिर इंटरनेशनल व्हेल कमीशन इस पे फिर से आया और उसने सैंपल लिया इस चीज़ का। सैंपल लेने के बाद उसने कहा कि भाई इसे मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ये हमारे धीरे धीरे इंडेंजर्ड में आती जा रही है, तो इसे मारना नहीं चाहिए, इसको बचा के रखना चाहिए। और डेड जो व्हेल है, नीडेड टू रिसर्च और डेड व्हेल्स जो फाउंड द बीचेज अराउंड द, कौन सी जो अपने आप से मर जाए उसको आप खा सकते हो, बट अगर वो नहीं मर रही अपने आप से, आप मार के खा रहे हो, दैट इज वेरी रॉन्ग, उसको ठीक नहीं है। आप डेड मछली खा सकते हो, सिर्फ यूज में ला सकते हो, आगे यूज में नहीं ला सकते हो। साइंटिस्ट ने यही बताया, उन्हें कहा। जब साइंटिस्ट ने ये कहा तो यहाँ पर जाफरा में कहा कि इन्होंने कहा कि जो जापान वाले थे, इन्होंने कहा कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट, इट इज नॉट साइंटिफिक। अगर कह रहे हो कि साइंटिफिक नहीं है रिसर्च तो परमिटेड, तो हमें इसमें क्या है कि इस कमीशन को हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, और इस रूल आप देख लीजिए आपने जो बनाया है। तो फिर इसके बाद आईसीजे ने दोबारा इस जापान के लिए एक रूल बनाया जाफरा करके, उसमें बोला कि इंटरनेशनल व्हेल कमीशन जो ग्लोबल मोराटाइम जो 1986 है उसके तहत यहाँ हंटिंग रोकना होगा आपको, और उसको इस वाले अपने प्रोग्राम में उसको जोड़ना होगा। वर्डिक्ट के साथ इन्होंने बोला कि भाई मैंने ऐसा कहा है। फिर इसके बाद इसमें क्योंकि इसमें लेथल मेथड इसमें यूज करते थे, तो इस चीज को वजह से यहाँ पर ऐसा चीजें आई। फिर ये लेकिन फिर से ये दे वांट्स टू कंटिन्यू विद द हंट, ये चाहते थे कि हम कंटिन्यू कर पाए। जापान नीड टू प्रोड्यूस द फ्रेश प्रपोजल इन अकॉर्डेंस विद द वर्डिक्ट, इन्होंने कहा कि हमें फिर से चाहिए, बट उन्होंने कहा इंटरनेशनल जो हमारी कोर्ट है उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मिनरल रिसोर्सेज भी अब देखेंगे, तो यहाँ पर हमने इस चीज को देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज, जापान में क्या क्या मिनरल रिसोर्सेज है। लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल का, और नेचुरल गैस सबसे ज्यादा खरीदता है, बेचता कम है, ये खरीदता ज्यादा है चीजें। और इसके बाद पैसा भी है, ऐसा नहीं खरीद रहा है तो गरीब है, ये खरीद जरूर रहा है सबसे ज्यादा, लेकिन ये बहुत अमीर है। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है ये जापान। किस चीज का? ये है ऑयल का एंड नेचुरल गैस का, नेचुरल गैस इनका सबसे ज्यादा इंपोर्टर है ये। और साथ ही साथ यहां पर कोल भी कह सकते हैं, कोयला का भी। सेकेंड इंपोर्टर ऑफ ऑयल का माना गया है पूरे वर्ल्ड में, सेकेंड नंबर है सबसे ज्यादा खरीदने वाला ऑयल यही है। कोल अगर देखा जाए तो यहां पर कुछ फील्ड में कोल मिलता है, जैसे होकाइडो था ना सबसे ऊपर, तो यहां पर थोड़ा सा ऑयल है होकाइडो पे, होकाइडो पे ऑयल है। और इसे हम कह सकते पेट्रोलियम, निगाटा आगीटा जो जगह है यहाँ पर, निगाता और अकीता, वहां पर हमें मिल जाता है ये पेट्रोलियम, निगाता एंड अकीता, यहां पर पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम रिजर्व्स है, यहां से लिया जाता है, यहां पर देखा जाता है, यहां से रिजर्व यहां पर बनाया गया है। इसके बाद जापान में रिसोर्सेज आयरन ओर भी है, वो आपको वहां पर थोड़ा सा देखते जाना है साथ में अपने उसमें मैपिंग के साथ वहां पढ़ लेना। होकाइडो में अगर देखा जाए तो 1.4 ऑफ जापान एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर मानी गई है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ से कि 1/4 यानी 1/4 इसका जापान का लैंड केवल होकाइडो में है, जहां पर आपकी कुछ फसलें होती हैं। तो होकाइडो सबसे ऊपर वाला है जो जापान उसके रशिया के साथ जुड़ा हुआ है, होकाइडो। यहां पर आप जैसे मैंने बताया कि 1/4 ऑफ जापान, यहां पर जो एग्रीकल्चर होता है वो सिर्फ यहीं पर होता है, बाकी सभी जगह है। यहां पर क्या क्या चीजें, वीट है, वीट, सोयाबीन, पोटैटो, सुगर वीट, चुकंदर जिसे बोलते हैं, सुगर वीट। और यहां पर शुगर, इसके अलावा यहां पर जो पीपर भी होता है, ब्लैक पीपर भी होता है अच्छा खासा, यहां पर थोड़ा बहुत होता है। जो सप्पोरो सिटी में, इंपॉर्टेंट सिटी है टूरिज्म के लिए सप्पोरो, आप देख लें यहां पर सप्पोरो, यहां पर ब्लैक पीपर होता है। यहाँ इंडस्ट्री भी है, स्टील इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, टूरिज्म यहाँ आते हैं, साथ ही साथ टिम्बर इंडस्ट्री भी है यहीं पर पास में। तो इसी के साथ टिम्बर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और ब्लैक पेपर भी थोड़ा बहुत कहते हैं इंपोर्ट करके बनाता हो या यहीं पर करता है, बट थोड़ा बहुत करता है। और साथ ही साथ पेपर इंडस्ट्री है, टूरिस्ट बहुत आते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर है। अब देखने में बड़ा सुंदर लगता है, सुंदर सा है, तो वहाँ पर लोग जाते हैं। एक यहाँ पर मुरुरम सिटी है,
मोरुरन सिटी जो है स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मोरुरन, मोरुरन सिटी दैट इज फेमस फॉर स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री दैट इज फेमस। तो ये चीज यहां पर इसके उसमें आ चुकी है। इसके बाद हम यहां पर क्वेटो, क्वेटो पे चले। क्वांटो प्लेन जिसे बोलते हैं, क्वेटो में है क्वांटो प्लेन, उसको बोला गया है क्वेटो का, जो नीचे है टोक्यो के पास। तो वहां पर इसके उसमें देखा गया कि क्या क्या चीजें हैं हमारे यहाँ। तो क्वांटो में क्वेटो, चिबा, उसे कहा कावासाकी, याकोहामा, ये सारी वहां की सिटी है क्वांटो प्लेन की। तो क्वांटो प्लेन सबसे पहले ये आपका, अगर मैं देखूं यहां पर बताऊं आपको, क्वांटो प्लेन ये मैदान है, ये आपका टोक्यो जो यहाँ का राजधानी है ना, इस वाले जापान के इस एरिया पर नीचे वाले, होकाइडो के नीचे वाले में। तो यहाँ पर यहाँ कई सिटीज हैं, क्वांटो प्लेन उसी के अंदर आता है, क्वांटो प्लेन के अंदर में आती है। जैसे टोक्यो सबसे पहले, टोक्यो सिटी ये भी इसी का प्लेन का हिस्सा है, मैदान का हिस्सा है। इसका कावासाकी, नंबर 3 कावासाकी, याकोहामा, योकोहामा, योकोहामा चीफ स्टील प्रोड्यूसिंग रीजन है जापान का। यहां पर स्टील प्रोड्यूसिंग अच्छी होती है यहां और सस्ती होती है। इसके साथ आयरन, ये स्टील बनाने के लिए आयरन लेते कहां से, क्योंकि आयरन से बने का प्रोड्यूस स्टील का होता है, आयरन का नहीं। तो आयरन लेते हैं 2 जगह से, इंडिया से एंड ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया से ये यहां से वो लेके जाते हैं, अपना आयरन लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसमें है। इसके साथ क्वांटो प्लेन में योकोहामा वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट यहां पर देखा जाए हार्बर है, नेचुरल हार्बर है, फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर माना है। टोक्यो जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए माना जाता है। तो यहां पर अगर योकोहामा की बात कर लें और कावासाकी, इन सभी की बात करें, तो कावासाकी सबसे पहले टोक्यो सिटी की बात कर लें। टोक्यो सिटी किसके लिए फेमस है? इलेक्ट्रिक, जो आपका इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग गुड्स उसके लिए फेमस है, नंबर 1। नंबर 2 जो आपका याकोहामा है, सॉरी कावासाकी है, कावासाकी की बात करती है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल एंड सीमेंट ग्लास इसके लिए है। तो ये फेमस है ऑटोमोबाइल, इसके बाद आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, सीमेंट। इसके बाद योकोहामा, योकोहामा की बात करें तो ये वर्ल्ड का फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर है, यहां नेचुरल हार्बर, नेचुरल हार्बर यहां पर। इसमें साथ ही साथ एक चीज और ग्लास जोड़ सकते हैं सीमेंट के साथ साथ, ठीक है। तो हम इस चीज को भी यहां से देख सकते हैं। इसके बाद नगोया प्लेन आता है। नगोया प्लेन की अगर बात करें, नगोया प्लेन में इसमें 2-3 जगह आती हैं आपकी जहां पर एक्सीड करेगा। फिर इनकी प्लेन की बात करेंगे। नगोया प्लेन आपका टोक्यो के जस्ट नीचे का पार्ट देखेंगे तो नगोया प्लेन आ जाएगा। मैं अगर इसमें दिखाऊं आपको तो यहां से आप इसको देखेंगे, ये यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर हम बात करें नोगोयो, नोगोयो की बात है कि ये जो एरिया है, इसके बाद यहां जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये टोक्यो वाला पार्ट हो गया। इसके बाद ये है नोगोयो प्लेन और ये था क्वांटो प्लेन। ये है आपका नगोया प्लेन। नगोया प्लेन यहां पर क्या है कि 3-4 सिटी हैं जो छोटी छोटी हैं, जैसे गिफू, नगोया और आपका हमांस्तु। नगोया, गिफू एंड हमांस्तु। अपने मैप में भी देखते जाना। हमामांसु है, ऐसा हमांसु या हमामांसु है, थोड़ा सा एक बार चर्च देख लेना, उसमें ऐसे भी लिखा जाता है हमामांसु। फिर भी एक बार मैप में आपने देख लेना।
हमामात्सु है, हमामांसु है, ऐसा कुछ है, हमामास्तु ऐसे कुछ। तो इसके बाद ये टेक्सटाइल के लिए यहाँ पर ज्यादा फेमस है एरिया, टेक्सटाइल कपड़े के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर अच्छी खासी प्रोड्यूस करती है। नगोया जो फेमस है वो कैपिटल आपके ऑटोमोबाइल, कैपिटल ऑफ जापान मानी जाती है। किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए। ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ जापान, ये इसमें आ जाएगा। ठीक, तो इस चीज को हम यहां से इसको देखेंगे। अब किनकी प्लेन की बात करें, किनकी प्लेन की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको क्योटो कोब, ओसाका, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। मेजर पोर्ट इन शिप एंड बिल्डिंग में कौन कौन सी हैं उन चीजों को भी देखने को मिलेगा। क्योटो किस लिए फेमस है वो भी देखने को मिलेगा। तो अब थोड़ा सा इस एरिया पे चलते हैं, कहाँ कहाँ ये एरिया है आपका। तो ये आपका थोड़ा सा इसमें अगर नीचे साइड चले जाए इस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे है ना, यहाँ पर क्योटो आपका आता है, क्योटो वाला पार्ट है। इसको बोलते हैं किनकी प्लेन। क्या बोलते हैं इस एरिया को? किनकी प्लेन, ये नाम देते हैं इसको, किनकी प्लेन का नाम है। तो क्योटो, कोब एंड ओसाका, यहां पर 3 जगह है, क्योटो, कोब एंड ओसाका, ये सब इसी पर है। ओसाका, ओबामा मत कर देना। ओसाका, क्योटो जो है ओल्ड कैपिटल थी जापान की, पहले एंशिएंट सिटी रही है और पहले इसकी क्योटो ही जापान की होती थी, अब टोक्यो हो गई है, पहले क्योटो होती थी। क्योटो ही इसकी कैपिटल होती थी पूरे जापान की। ओसाका जो फेमस है वो टेक्सटाइल और फुटवियर के लिए है, टेक्सटाइल एंड फुटवियर के लिए ये माना जाता है। और अगर कोब की बात करें तो कोब हमारा जो है ये आपका ऑयल रिफाइनरी के लिए एंड पेट्रोकेमिकल के लिए फेमस है। ऑयल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, ये इसके लिए फेमस है। क्योटो के मैंने बताया कि कैपिटल है जापान, क्योटो की बात करें जापान की कैपिटल रही है और ये इसमें ये एंशिएंट सिटी मानी जाती है। और मेजर पोर्ट एंड शिप बिल्डिंग इन सभी तीनों एरिया पे किनकी प्लेन पर होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें और भी आगे देखें कि क्यूसू प्लेन, क्यूसू नीचे है हमारा, क्यूसू इधर क्यूसू है। तो क्यूसू प्लेन की अगर बात करें तो हिरोशिमा, जब आपने देखा होगा नागासाकी का नाम पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारी राहें पहले रही हैं जहां पर बम फेंके गए थे अमेरिका से और वैसे। तो ये बड़ा वहां काफी दिनों तक वहां पर हैंडीकैप्ड पैदा होते थे, पोलियो से ऐसा ग्रसित टाइप का। तो वही जगह है ये पूरा इधर का। आप इस वाले पार्ट को ऐसे ऐसे किनारे किनारे ले आए तो काफी पार्ट मिल जाएगा। तो यही इसी पार्ट को, कुछ इसमें पार्ट में हिस्सा है, कुछ इस पार्ट में हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यूसू प्लेन। क्यूसू प्लेन वो आपका ये वाला हिस्सा है ऐसे। क्यूसी प्लेन यहां भी थोड़ा थोड़ा आपको मिलता है कभी कभार। तो क्यूसी प्लेन में कौन कौन सी जगह आएगी आप यहां से देखो। हिरोशिमा यहां पर है, तो हिरोशिमा नंबर 1। नंबर 2 ये किताक्युसु, किताक्युसु। नंबर 3 फुकुओका, फिकुका ये। नंबर 4 नागासाकी, ये सारी है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर आगा कित्यासु अगर बात करें कि क्या मिलता है यहाँ पर, ये फेमस है यहाँ पर कई सारी और भी छोटी छोटी जगह हैं। वैसे ये स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है और ये फुकुओका और नागासाकी भी स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ये बेसिकली सारी चीजें स्टील इंडस्ट्री के लिए ज्यादा फेमस है इस एरिया में। स्टील इंडस्ट्री आप सभी कह सकते हैं। और यहाँ पर में जो मर्जर है जो आपका कितोसु है, ये कई उससे और सिटी से मिलता है, मर्ज कर रहा है। उनके नाम आप लिख सकते हैं, महाता, कोकोरू, मोजी, तोबाता, और साथ ही साथ इसमें वाकामत्सु, ये सभी हैं। 4 ऐसी हैं, 4-5 सिटी हैं, 5 ऐसी सिटी हैं जहाँ से मिलती है और ये भी स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ये भी यहाँ पर जाना जाता है इसको। ठीक है, क्यूसू में हिरोशिमा है, जो हिरोशिमा फेमस है ऑटोमोबाइल एंड शिप बिल्डिंग के लिए, जिसमें मैंने शायद इसका हिरोशिमा स्टील एंड
शिप एंड ऑटोमोबाइल बिल्डिंग के लिए, सॉरी। और यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री भी है। यहाँ पर एक सिटी और है ऊब, ये केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। और ये फेमस है किसके लिए? शिप के लिए, हिरोशिमा। शिप कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल, ये इसके लिए फेमस है। इसके बाद यहां पर जो ये केमिकल की बात करें, ये स्ट्रेंथ ऑफ जापान, वीकनेस ऑफ जापान की अगर बात करें कि जापान में स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, ये आपको थोड़ा समझना है और बस इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। पीपल्स का यहाँ स्ट्रेंथ ये है कि पीपल्स का एटीट्यूड बड़ा गजब का है, समझ रहे हैं आप? एटीट्यूड भले ही कमजोर है, क्या है, बुजुर्ग वहां ज्यादा है, जवान कम है, लेकिन फिर भी वहां पर स्ट्रेंथ इसकी क्या है, देख रहे हैं? एटीट्यूड, पीपल्स एटीट्यूड, वहां का एटीट्यूड बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ का एटीट्यूड किस में आता है भाई? बोलूंगा नहीं उससे, गाली दे देना, सिगरेट लगा लेना, दारू पी लेना, ये एटीट्यूड हमारे यहाँ का है। बाइक घुमाना, कार में घूमना, ये एटीट्यूड है, भौकाल टाइट रहे, एटीट्यूड में आता है। बट ये नहीं, वहां पर नहीं है ऐसा, वहां नॉलेज से है। सेकेंड स्ट्रेंथ क्या है उसमें? नॉलेज, नॉलेज हब यहाँ पर बहुत है, नॉलेज बहुत है, नॉलेज का हब है वो। यहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स है, यहाँ आर्टिफिशियल नहीं कुछ बनाया गया, नेचुरल पोर्ट्स। नेचुरल पोर्ट्स का यहाँ पर चीप, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो बड़ी सस्ती है यहाँ की। जो इसकी वीकनेस है वो ये है, क्या वीकनेस है? सबसे नंबर 1 कि यहाँ एजिंग पॉपुलेशन है। जो कमजोरी है इसकी वो क्या है कि यहाँ पर बड़े एज के ज्यादा लोग हैं, एजिंग पॉपुलेशन, ओल्ड पीपल ज्यादा हैं, एजिंग पॉपुलेशन, यहाँ जवान बहुत कम मिलेंगे। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, जगह कम लोग ज्यादा हैं, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है। नंबर 3 यहां पर प्रोन टू अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, सुनामी यहां ज्यादा आती है। अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिज्म आता है, सुनामी आती है, मतलब सब में मरना ही मरना है, तो ये खतरा है, बना रहता है। और एक केवल यहाँ का एक वो है, एक आइलैंड अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में, बहुत रेयर पूछा जा सकता है, तो एक आइलैंड है जहां पर वोल्केनो नहीं आता है, ओनली आइलैंड है जिसको नाम है शिकोकू। क्या नाम है? शिकोकू। ये जो है ये आइलैंड ऐसा है जहां पर वोल्केनो नहीं आता है। बिना वोल्केनो के आइलैंड बना हुआ नहीं, आइलैंड बनता ही नहीं बिना वोल्केनो के, लेकिन ये आइलैंड ऐसा है जो वोल्केनो के बिना बना हुआ है, तो ये यहां से हम इसमें आ गए। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है रसिया, उसको हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर में। आप सभी इसमें एंजॉय करिए, इसको पढ़िए, आप घर में भी एनसीईआरटी के थ्रू भी इसको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो टुमारो है, टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द रसिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ द एशिया, सो उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। तो आप सभी रेडी रहिएगा, इसको सभी थोड़ा सा घर में पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए मन से, जिससे आपके डाउट्स भी निकले और डाउट्स भी पढ़ें। तो कल थर्सडे है, इसके बाद फ्राइडे को जो होगा हमारा, फ्राइडे और सैटरडे वो होगा करंट अफेयर्स इसी का, जियोग्राफिकल करंट अफेयर्स, फिर इसका संडे को होगा डाउट सेशन, ठीक है। तो ये अभी हमारा कल एक और होगा इसका सेशन। तो ओके गाइस, इसको थोड़ा सा पढ़ते जाइए, समझते जाइए, तो उसका मजा अलग आएगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।